डियर फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हम कुछ बेसिक रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देर किए बिना अपना डिस्कशन जारी करते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने पहले से कुछ नियम लिख रखे हैं। पहली बात तो हम जानेंगे कि अवकल समीकरण क्या होता है। कह रहे हैं अवकल समीकरण, कह रहे हैं यदि दिया गया समीकरण अविकल समीकरण होगा तो करें तो किसी ना किसी पद में dy/dx या d² या dq/dx³ या d⁴/dx⁴ इत्यादि अवश्य होगा। आपको ये अवकल समीकरण की पहचान करना है, आपको देखना है कि अगर वो अवकल समीकरण है होगा तो इनमें से dy/dx ये चार मैंने दिखे हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको उसमें अवश्य मिलेगा। ठीक है, यहाँ अब बात करते हैं। जैसे जो अवकल समीकरण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का और एनवी कोटि का। तो इस तरह से यहाँ हम कुछ सीखेंगे। जैसे नंबर 1 पहला क्या है, जैसे कह रहे हैं एक कोटि का अवकल समीकरण। तो एक कोटि का अवकल समीकरण का मतलब है कि उस ऐसा समीकरण जिसका केवल एक बार डिफरेंशिएट किया गया हो, अर्थात केवल एक बार अवकलन किया गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए dy/dx + py = 0। यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपने सीखा है अवकलन में, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। आपको कोई फलन होता था आपका, जैसे y बराबर मानते हैं 3x³, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हो जाता था आपका dy/dx और बराबर क्या हो जाता था 3 × 9 और x²। ये हो जाता था आपका एक बार डिफरेंशियल हो गया। अगर इसका पुनः डिफरेंशियल कर देते हैं तो क्या हो जाता है d²y/dx² और बराबर हो जाता है 9 × 18 x। ठीक है, तो यहाँ देखिए केवल एक बार अवकलन किया गया है, तो ये समीकरण जो हो गया प्रथम कोटि का। यहाँ अवकलन हमने कितने बार किया है, 2 बार किया है, तो ये द्वितीय कोटि का। जिसमें 2 बार अवकलन किया होगा द्वितीय कोटि का होगा, जिसमें 3 बार अवकलन किया गया होगा तो तृतीय कोटि का, और चतुर्थ बार 4 बार अवकलन किया गया है समीकरण का तो चतुर्थ कोटि का होगा। और यदि इसी तरह से अगर n बार अवकलन कर दिया जाए तो एनवी कोटि का समीकरण मिल जाता है। यहाँ देखिए द्वितीय कोटि का समीकरण, कह रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, ये आपका हेडिंग है। जिसमें क्या है d²y/dx² + p dy/dx + q = 0। यहाँ देखिएगा, इसमें यहाँ जो है सबसे इनके यहाँ इस पद को देख के पता चला है कि इसका इस समीकरण का जो अवकलन है 2 बार किया गया है, तो ये द्वितीय कोटि का हो गया। ठीक है, सबसे ये देखना है कि सबसे बड़ी पावर कितनी है अवकलन का, सबसे बड़ा इनके सबसे ज्यादा कौन से पद में। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वाला पद है इसको देख के पता चला है कि 2 बार, यहाँ एक बार। जैसे हम बहुपद देखते थे तो बहुपद की घात देखते थे, तो सबसे बड़ी घात जैसे आपने 10th में 9th में सीखा है, ये लिखा है 2x³ + x²-x। अब इसमें आपसे पूछी जाती थी कि बहुपद की घात बताओ, तो आपको पढ़ाया गया था कि चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ चर क्या है, x है, और इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो आप लिखते थे कि बहुपद की घात कितनी हुई, बहुपद की घात बराबर हो गया आपकी 3, बहुपद की घात बराबर 3। इसी तरह से यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है कोटि, इसकी अवकल समीकरण की कोटि देखने के लिए इनके देखते हैं इनके कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको अधिकतम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम देख रहा है इस पर को देखने से कि 2 बार, अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए द्विकोटि का है। अब यहाँ देख रहे हैं ये तृतीय कोटि का अवकल समीकरण में देखेंगे, तृतीय कोटि का जो अवकल समीकरण होगा उसमें सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 3। अवकलन की सबसे बड़ी घात 3 होगी। तो यहाँ देखिए ये जो है अवकलन क्या, dq/d, ये है आपका dq/dx³। इस पद को देखने से पता चल रहा है कि सबसे अधिक बार, अधिकतम कितने बार, 3 बार इसका डिफरेंशियल किया गया है। यहाँ देखिए इससे यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार और यहाँ 1 बार भी नहीं। तो जैसे यहाँ देखते थे कि x³x²x, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी समीकरण में दिया गया है। तो ये आपका तृतीय कोटि के समीकरण का उदाहरण है। ऐसे कह रहे हैं, इसी तरह से हम एनवी कोटि का अगर n बार अवकलन कर दें किसी भी समीकरण का, n बार अवकलन कर दिया जाए तो एनवी कोटि का समीकरण मिलेगा। जैसे कि कह रहे हैं एनवी कोटि का अवकल समीकरण, यहाँ d⁴n y/dx⁴n + p × n⁴n - 1 y/dx⁴n - 1 + q × n⁴n - 2 y/dx⁴n - 2। इसी तरह से कहां तक जाएंगे, लास्ट तक। तो ये जो पावर है लास्ट में जाके 0 हो जाएगी। n की पावर यहाँ स्टार्ट है, d पावर है ना, और लास्ट में जाके 0 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में y पहुंचेगा बराबर 0। यहाँ ये जो थे आपके p, ये है p है, q है, और ये जो y जो आ रहे हैं तो लिख दिया ब्रैकेट में p q r। क्या है ये रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा इतना। ठीक है, ये मैंने सामने लिख दिया है कि यहाँ लिख दिया है p q r बिलोंग करते हैं r को। r क्या है, यहाँ r जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ भी लिखा है p क्या है, p बिलोंग टू r, मतलब p जो है वास्तविक संख्या है, अर्थात रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब आगे देख रहे हैं कुछ एक पॉइंटर लिखा है, यदि दिया गया, यहाँ लिखा जाएगा यदि दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण नहीं है,
बहुपद समीकरण नहीं है तो अवकल समीकरण की कोटि तो परिभाषित है होगी, ठीक है, कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। अब आपको देख के पहचानना है कि जो समीकरण दिया है वो अवकल समीकरण है, वो सॉरी बहुपद समीकरण है या नहीं। अगर वो बहुपद समीकरण है तो उसकी कोटि भी परिभाषित होगी और उसकी घात भी परिभाषित होगी। यदि वह अवकल समीकरण नहीं है तो उसकी कोटि तो परिभाषित होगी बट उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण दिया है हमने यहाँ देखिए ये लिखा है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस sin इनवर्स dy अपॉन dx बराबर 0। ये एक अवकल समीकरण है। इसमें देखिए जिसकी कोटि कितनी है 2, ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो अब इधर देख रहे हैं इसका जो दूसरा वाला पद है, दूसरे वाले पद में हम क्या देख पा रहे हैं कि sin इनवर्स यहाँ थीटा की जगह क्या रखा है dy अपॉन dx रखा है। अगर जो फंक्शन है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन है और उसमें थीटा के स्थान पर कोई dy अपॉन dx या d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर या dq अपॉन dx क्यूब ऐसा कुछ आता है थीटा की जगह पर, तो वो जो है बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है बहुपद नहीं है, कारण आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ sin इनवर्स का त्रिकोणमितीय फलन है जिसके एंगल के स्थान पर क्या रहा है इनके अवकल गुणांक रखा हुआ है dy अपॉन dx, इस वजह से ये बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। बट ये अवकल समीकरण तो है ना, इसलिए इसकी कोटि परिभाषित होगी। तो लिखा है दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा इसलिए कोटि बराबर 2, यानी कि कोटि परिभाषित होगी, इसलिए कोटि कितनी होगी इसकी 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है इसलिए कोटि 2। और घात परिभाषित यहाँ देखना था तो नीचे लिख दिया है कि घात परिभाषित नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये समझाया हुआ आपके अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और ये बातें तो जो नियम वगैरह हैं वो तो याद ही रखने पड़ते हैं। और आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो रूल लिखे हुए हैं उन सबका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज के सवाल कराए जाएं तो उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।